Welcome on my YouTube channel Compteria. In the previous lecture, we will discuss about the affective domain, receiving, responding, valuing, organization, characteristics of शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का मनोविज्ञान के अंतर्गत हम लोगों ने इन टॉपिक्स की चर्चा की और उसमें जो क्षेत्र था वो प्रभावकारी क्षेत्र। अब हम साइकोमोटर डोमेन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये मैं चाइल्ड एजुकेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी और एजुकेशन साइकोलॉजी के अंतर्गत ये मैं आपको शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का मनोविज्ञान के तहत मैं जो पिछला क्षेत्र पढ़ाया था आपको वो था प्रभावकारी क्षेत्र। अब मैं आज मनोगामक क्षेत्र के बारे में आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। ये हस्तकौशल और मनोगामक कौशल एक मार्गदर्शन या कौशल युक्त व्यक्ति या निरीक्षक के अधीन विकसित किया जा सकता है। एक कार को चलाने का कौशल एक कौशल युक्त निर्देशक के अधीन उसके प्रत्यक्ष निर्देशन में प्रभावकारी तरीके से सीखा जा सकता है। मनोगामक कौशल अधिगम में 3 प्रकार की विशेषताएं होती हैं। इसमें पहली विशेषता है रिस्पॉन्सिव चेन्स। कौशलों का अधिगम में गामक प्रत्युत्तरों की श्रृंखला होती है। एक मांसपेशी गति दूसरी मांसपेशी गति की ओर ले जाती है। दूसरा जो पॉइंट है वो है कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। कौशल अधिगम में ग्राह्यता और गामक क्रियाओं का तालमेल होना आवश्यक है। जैसे कि एक व्यक्ति को कार चलाने का कौशल सीखता है तो उसे अपने शरीर के विभिन्न भागों की गति में तालमेल रखना पड़ता है। नाउ द नेक्स्ट रिस्पांस पैटर्न्स, प्रत्युत्तर का तरीका होना चाहिए। कौशल अधिगम में उद्दीपनों और प्रत्युत्तर तरीकों के संगठन को सम्मिलित किया जा सकता है। जैसे कि एक बालक साइकिल चलाने की योग्यता अर्जित करने के दौरान कम से कम गलतियां करता है और यह कौशल एक आदत बन जाती है। 1969 में डेव ने अधिगम दशाओं को मनोगामक क्षेत्रों की 5 श्रेणियों में स्पष्ट करने का प्रयास किया था, जिनमें कि प्रारंभिक, प्रदर्शन, पूर्व घोषणा, विशेषीकरण और सामान्यीकरण। ये 3 श्रेणियां बिल्कुल स्पष्ट होती हैं। कार्यों की श्रृंखला से तालमेल पर बल देता है और समय, गति और सरल शब्दों में उपयुक्त तरीके से प्रदर्शित करते हैं। सामान्यीकरण का आशय योग्यता के उच्चतम स्तर या उच्च कौशल से होता है। ये कार्य व्यक्ति के लिए समानता प्रदर्शित करने के लिए एक आदत बन जाती है। दूसरा वर्गीकरण किम्बलर ने 1970 में बाल विकास मनोविज्ञान के संदर्भ में दिया था, जिसको कि आप चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी बोलते हैं। इसके अंतर्गत उन्होंने जो दिया था वो पहला बिंदु है ग्रॉस बॉडी मूवमेंट्स। इस वर्ग में केवल जांघों और शरीर के अन्य अंगों के साथ तालमेल की गतिविधियों को सम्मिलित करते हैं। और जो सेकंड पॉइंट था वो फाइनली कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स। इसमें वर्ग के शरीर के विभिन्न भागों की तालमेल की गतिविधियों को सम्मिलित करते हैं, जैसे कि हाथ की उंगलियां, हाथ और आँखें, हाथ और कान, हाथ, आँखें और पैर, हाथ, आँखें, पैर और कान। इस प्रकार की संयुक्त गतिविधियाँ। और जो थर्ड पॉइंट है गैर शाब्दिक संचार व्यवहार, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बिहेवियर्स। कौशल के इस वर्ग में चेहरे द्वारा अभिव्यक्ति, हाव भाव, संदेश देने वाली शारीरिक गतिविधियाँ, इस प्रकार की क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। नाउ द नेक्स्ट स्पीच बिहेवियर्स। कौशल के इस वर्ग में शब्द उत्पादन, आवाज़ के साथ हाव भाव के तालमेल को भी सम्मिलित किया जाता है। सन 1972 में हेरो ने साइकोमोटर को व्यावहारिक रूप से परिभाषित किया है और वर्गीकरण को विकसित किया है, जो मनोगामक व्यवहार और स्पष्ट उदाहरणों की उपश्रेणियों से संबंधित है। ये वर्गीकरण शारीरिक शिक्षा के अध्यापकों के लिए अधिक उपयोगी होती है और मनोगामक क्षेत्र में किसी के भी शरीर के किसी निरीक्षण योग्य गतिविधि को सम्मिलित किया जा सकता है जो अधिगम के क्षेत्र से संबंधित हो। और अधिगम के कौशल में एक ही समय में ज्ञानात्मक और प्रभावकारी अधिगम के भी अवयव होते हैं। प्रभावकारी क्षेत्र की तुलना में मनोगामक क्षेत्र में अधिक सार्थक और उपयोगी माना जा सकता है। मनोगामक अधिगम के 5 चरण हैं, जिसमें पहला है ग्राह्यता, व्यवस्था, मार्गदर्शिता, प्रत्युत्तर, यांत्रिकी और 5वां है जटिल प्रत्युत्तर की क्षमता। ग्राह्यता उद्देश्यों, गुणों या इंद्रिय अंगों के तरीके द्वारा संबंधों की जानकारी की प्रक्रिया है।
व्यवस्था किसी विशेष प्रकार के कार्य को करने के लिए तैयारी का प्राथमिक समायोजन है और मार्गदर्शित प्रत्युत्तर कौशलों के विकास में प्रारंभिक पद है और ये शिक्षक के मार्गदर्शन में अधिगमकर्ता का स्पष्ट व्यवहारिक कार्य है। इस प्रकार के प्रत्युत्तर के लिए तैयारी बहुत ही आवश्यकता है। यांत्रिकी का आशय अधिगम प्रत्युत्तर का आदतन बन जाने से है। इस स्तर पर अधिगमकर्ता आत्मविश्वास और कार्य को करने के कौशल स्तर को प्राप्त कर लेता है जो उद्दीपन के लिए उसके संभावित प्रत्युत्तर के हिस्से होते हैं। जटिल स्पष्ट प्रत्युत्तर दर्शाएगा कि अधिगमकर्ता एक जटिल गामक क्रिया को कर सकता है जबकि वह उसका उच्च कौशल प्राप्त कर लेता है। अधिगम के इन तीनों क्षेत्रों में हम देखते हैं कि ज्ञानात्मक क्षेत्र एक अधिक विकसित अधिगम का स्तर है। इस प्रकार के हम चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं तो डोमेन्स ऑफ लर्निंग एंड लर्निंग आउटकम्स। अधिगम के 3 क्षेत्रों की चर्चा हम कर चुके हैं। शिक्षक के रूप में हम अधिगम के परिणामों के साथ भी समान रूप से संबंधित होते हैं, जैसे कि प्रगति के संबंध में या छात्र द्वारा उपलब्धि के संबंध में सीमाबद्ध व्यवहार। और अधिगम के परिणाम इस प्रकार के हैं कि इनको मापा जाना चाहिए और अधिगम योग्यताओं के विभिन्न श्रेणियों के संबंध में उनकी व्याख्याएं भी की जानी चाहिए। अधिगम परिणाम शिक्षण अधिगम अनुभवों के उद्देश्यों को निर्मित करते हैं। उद्देश्य या अनुमानित अधिगम परिणाम 3 क्षेत्रों में अधिगम के स्तर आधारित होने चाहिए। विस्तृत रूप से समझते हैं तो अधिगम परिणाम पाठ्यक्रम में से लिए जाते हैं जिसमें संपूर्ण शिक्षण और अधिगम का योग ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस प्रकार से ज्ञानात्मक, प्रभावकारी और मनोगामक ये 3 प्रकार के स्तर अधिगम में बहुत ही महत्व रखते हैं और विशेषीकृत उद्देश्यों को ऐच्छिक अधिगम परिणामों में विशेष कार्यों या व्यवहार में वर्णित करते हैं तो उन्हें व्यावहारिक उद्देश्य कहा जाता है। व्यावहारिक उद्देश्य उन दशाओं और संदर्भों को बतलाते हैं जिनके अंतर्गत व्यवहार होना चाहिए। ये न्यूनतम स्तर को भी दर्शाते हैं। अधिगम के विभिन्न पक्षों का अंतर करने में जैसे कि प्रभावकारी, ज्ञानात्मक और मनोगामक, ये अधिगम को विभिन्न स्तरों जैसे ज्ञानात्मक, प्रभावकारी और मनोगामक पर अधिक कार्यात्मक और स्पष्ट बनाने में सहायक हैं। ये अधिगम दशाओं का नियोजन और छात्रों की विशेषीकृत अधिगम समस्याओं को पहचानने में भी हमारी सहायता करता है। नाउ द थ्योरीज ऑफ लर्निंग विथ एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस। मनोवैज्ञानिकों द्वारा बहुत से अधिगम सिद्धांत दिए गए हैं। इन सभी सिद्धांतों को हम 2 शीर्षकों में वर्गीकृत कर सकते हैं। इसमें पहला शीर्षक है एसोसिएशनिस्टिक थ्योरीज, साहचर्य सिद्धांत, और कॉग्निटिव थ्योरीज, ज्ञानात्मक सिद्धांत। अधिगम के सिद्धांतों के अध्ययन के समय हम निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान रखते हुए परिचर्चा करते हैं। तो सबसे पहले है कि प्रत्येक अधिगम सिद्धांत प्रयोगात्मक साक्ष्य पर आधारित होता है और दूसरा बिंदु है अधिकांश अधिगम प्रयोगों में जीवों का यह मानकर प्रयोग किया जाता है कि उनसे प्राप्त परिणामों को मनुष्य पर भी समान रूप से प्रयुक्त किया जा सकता है। और तीसरा बिंदु है प्रत्येक अधिगम प्रयोग में 4 आधारभूत चीज़ों को मैं सम्मिलित करता हूँ, जिसमें कि विषय है जैसे कि जीव है, उसके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। और दूसरा बिंदु है प्रयोगकर्ता, जैसे कि व्यक्ति को व्यवहार का अध्ययन करना होता है। और तीसरा है मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला, वो स्थान जहाँ व्यवहार अध्ययन किया जाता है। और चौथा है मनोवैज्ञानिक उपकरण, जैसे वे तरीके और साधन जिनके माध्यम से व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। और नाउ द 4th पॉइंट है प्रत्येक अधिगम सिद्धांत की निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत हम चर्चा करते हैं। उसमें पहला है सिद्धांत का परिचय, दूसरा है सिद्धांत के पक्ष में प्रयोगात्मक साक्ष्य, तीसरा है सिद्धांत की विशेषताएं और चौथा है सिद्धांत का शैक्षणिक प्रयोग। नाउ द लर्निंग बाय ट्रायल एंड एरर। इस प्रकार का सिद्धांत अमेरिकी मनोवैज्ञानिक E.L. थॉर्नडाइक ने दिया था। इसने बिल्लियों, कुत्तों, मुर्गियों, मछलियों, चूहों और बंदरों पर बहुत से प्रयोग किए थे, जिसके आधार पर उसने अधिगम का सिद्धांत दिया और प्रयत्न और भूल के सिद्धांत के नाम से जिसको हम जानते हैं। इनके अनुसार अधिगम का आधार इंद्रियों को प्रभावों के बीच संगठन और क्रिया करने की संवेदना होता है
और इस प्रकार से उद्दीपनों और प्रत्युत्तर के बीच संगठन ही व्यवहार परिवर्तन लाने के लिए उत्तरदायी होता है। थॉर्नडाइक ने इस संगठन को बंध या जुड़ाव कहा है और इस सिद्धांत को एसार बंध सिद्धांत या जुड़ाव का सिद्धांत भी कहा जाता है। ये सिद्धांत उद्दीपन और प्रत्युत्तर प्रकार के अधिगम में विश्वास रखता है, इसलिए इसको एसार सिद्धांत भी कहा जाता है। अधिगम का आधार इंद्रियों को प्रभावों के बीच संगठन और क्रिया करने की संवेदना होता है। नाउ प्रयत्न भूल के अधिगम में सही उत्तरों के चयन और गलत उत्तरों की उपेक्षा को सम्मिलित किया जाता है। सही उत्तरों का चयन उन्हें स्थायी कर दिया जाता है और गलत उत्तरों की उपेक्षा की जाती है और उन्हें हटा दिया जाता है। अधिगम का प्रयत्न और सफलता का सिद्धांत भी इसी को कहते हैं, इसी को बोलते हैं ट्रायल एंड सक्सेस थ्योरी। इसके द्वारा हम प्रयत्न के द्वारा सीखते हैं, प्रयत्न के द्वारा गलतियां करते हैं, गलतियों खोजते हैं और इसके अनुभव को भविष्य के लिए अंकित करते हैं, आगे पुनः प्रयत्न करते हैं, धीरे धीरे गलतियों को समाप्त करते हैं, सही उत्तरों का चयन करते हैं और अंत में सही उत्तर को स्थिर कर देते हैं। और ये अधिगम एकाएक नहीं होता है, ये धीरे धीरे होता है। जैसे जो व्यक्ति तैरना सीखता है वो कई प्रयत्न करता है, प्रारंभ में बहुत सी गलतियां करता है, धीरे धीरे गलतियां करना कम हो जाता है और कुछ प्रयत्नों के पश्चात पानी में संतुलन बनाना सीख जाता है। और जो व्यक्ति साइकिल चलाना सीखता है वो बहुत से प्रयास करता है, कई बार संतुलन खोकर गिर जाता है। जैसे जैसे उसके प्रयास बढ़ते जाते हैं साइकिल से गिरने की संख्या कम हो जाती है और बहुत से प्रयत्नों के बाद वह संतुलन बनाता है, दिल पर नियंत्रण और सफलतापूर्वक साइकिल चलाना वो सीख जाता है। प्रयत्न और भूल या एसार अधिगम प्रक्रिया में निम्नलिखित पदों के अनुसार आगे बढ़ती है, जिसमें कि इसके पद हैं कि समस्त एसार अधिगम बंधों का परिणाम होता है। एक उद्दीपन एसार बंध के द्वारा प्रत्युत्तर से जुड़ जाता है। ये बंध गामक, प्रत्यक्षात्मक, धारणात्मक, संवेगात्मक और दृष्टिकोणात्मक हो सकते हैं और ये उद्दीपन लक्ष्य तक पहुँचने की प्रेरणा, आवश्यकता और इच्छा के रूप में हो सकते हैं। ये जीवन को क्रिया के लिए बाध्य करते हैं और लक्ष्य तक पहुँचने में जीव उद्दीपनों या दशा के बहुत से उत्तर बनाता है, जैसे कि R1, R2, R3 अप टू जहाँ तक जाए। इन उत्तरों को अनुमानित उत्तर कहा जाता है क्योंकि जीव बिना किसी स्थिति को समझे उत्तर देता है और इन अनुमानित प्रति उत्तरों को गलत उत्तर भी कहा जा सकता है। अधिक से अधिक प्रयत्न के पश्चात गलत उत्तर स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं और लक्ष्य की ओर जाने वाले सही उत्तरों का धीरे धीरे चयन कर लिया जाता है। और थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम लॉ ऑफ इफेक्ट के अनुसार इसे दृढ़ता दी जाती है। इसके अनुसार एसार बंध संतोषजनक उत्तर से मजबूत होता है और असंतोषजनक उत्तर में कमज़ोर हो जाता है। इस प्रकार से असंतोषजनक या असफल या गैर संबंधित या अनुमानित उत्तरों का विकासात्मक विलुप्तीकरण हो जाता है और R1, R2, R3, R4 और R5 में से पहले 4 उत्तर गलत हो जा सकते हैं और यदि R5 सही उत्तर है, यदि R5 सही उत्तर मान लिया जाए तो इसे दृढ़ किया जाएगा क्योंकि वह व्यक्ति लक्ष्य अर्जित करने की ओर ले जाता है। अतः उद्दीपन और उत्तर के बीच एक मजबूत बंध स्थापित हो जाता है। इस प्रकार से इसे एक बंध अथवा एसार S और R5 के बीच संबंध कह सकते हैं। प्रयत्न और भूल या एसार अधिगम दशा में लक्ष्य स्पष्ट होता है, लेकिन प्रारंभ में लक्ष्य तक पहुंचने की पद्धति स्पष्ट नहीं होती है। लेकिन कुछ प्रयत्नों के पश्चात व्यक्ति की दशाओं की समझ के साथ साथ लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अपनाई जाने वाली पद्धति का ज्ञान भी हो जाता है। थॉर्नडाइक के अनुसार सही एसार बंध मनुष्य के साथ साथ जानवरों के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए उत्तरदायी होता है। और इस प्रकार से एसार सिद्धांत की प्रक्रिया निम्नलिखित तरीके से आगे बढ़ती है। उसमें पहला बिंदु है ड्राइव या मोटिव। ड्राइव या मोटिव, संवेदना या प्रेरणा। व्यक्ति में तीव्र संवेदना या प्रेरणा होनी चाहिए। प्रेरणा या संवेदना ही क्रिया को उत्पन्न करती है। और दूसरा पॉइंट है गोल। व्यक्ति के समक्ष अर्जित करने के लिए कोई लक्ष्य होना चाहिए। संवेदना या प्रेरणा की क्रिया लक्ष्य के लिए होती है। और तीसरा पॉइंट है ब्लॉक और बैरियर। किसी प्रकार की बाधा अथवा रुकावट होनी चाहिए और बंध या बाधाएं व्यक्ति को निम्नलिखित प्रकार की क्रियाओं के लिए बाध्य करती हैं। और इसके बाद संभावित प्रत्युत्तर होने चाहिए। क्रिया के दौरान व्यक्ति द्वारा संभावित प्रत्युत्तर लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तैयार किए जाते हैं। इसके बाद सक्सेसफुल रिस्पांस होना चाहिए। संभावित प्रत्युत्तर के बाद सफलतम प्रत्युत्तर तैयार हो जाते हैं। और नाउ
सिलेक्शन ऑफ सक्सेसफुल रिस्पॉन्सेज, सफलता प्रत्युत्तरों का चयन और प्रबंधन किया जाता है और संभावित प्रत्युत्तर धीरे धीरे विलुप्त हो जाते हैं। नाउ फिक्सेशन ऑफ सक्सेसफुल रिस्पॉन्स, अंत में सफलतम उत्तर तय कर लिया जाता है और कोई गलतियां नहीं की जाती हैं और सही असारबंद की स्थापना हो जाती है। थॉर्नडाइक के अनुसार मनुष्य का मस्तिष्क सोजक प्रणाली है और अधिगम तंत्रिका तंत्र में उद्दीपन और प्रत्युत्तरों जैसे एस और आर के बीच बंध या संयोजन के निर्माण के कारण होता है। इस प्रकार से सिद्धांत के पक्ष में प्रयोगात्मक साक्ष्य, एक्सपेरिमेंटल एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ द थ्योरीज। थॉर्नडाइक ने बिल्लियों, कुत्तों, मुर्गियों, मछलियों और चूहों पर बहुत से प्रयोग किए। अपने प्रयोग के आधार पर उसने अधिगम के आसार सिद्धांत को प्रतिपादित किया। अब इस सिद्धांत की विशेषताएं हम अगर देखते हैं तो प्रयोगात्मक साक्ष्य के विश्लेषण, अधिगम के आसार सिद्धांत की विशेषताओं में जो मैं पहला बिंदु डिस्कस करूंगा वो होगा ड्राइव और मोटिव। तीव्र प्रेरक या प्रेरणा होनी चाहिए। इनके प्रयोग में बिल्ली भूखी थी, इसलिए भूख प्रेरक था और प्रेरणा थी जिसने पिंजरे का दरवाज़ा खोलकर भोजन प्राप्त करने की क्रिया सीखने की ओर प्रेरित होता है। उसके बाद दूसरा है लक्ष्य, जिसमें सबसे पहले अधिगमकर्ता के पास अर्जित करने के लिए कोई लक्ष्य होना चाहिए और प्रयोग में बिल्ली के लिए मछली लक्ष्य के रूप में प्रस्तुत की गई थी। और तीसरा है ब्लॉक और बैरियर, जिसको मैं डिस्क्राइब कर चुका हूँ पहले, तो इसकी उदाहरण देखिए बिल्ली के प्रयोग पे। इसमें अधिगम दशाओं में किसी प्रकार के खंड अथवा रुकावटें होनी चाहिए। पिंजरे का बंद दरवाज़ा एक खंड के रूप में या बाधा के रूप में प्रस्तुत हुआ है और खंड अथवा रुकावट ने बिल्ली को बहुत से प्रकार की क्रियाएं करने के लिए बाध्य कर दिया है। इसके बाद रैंडम रिस्पॉन्सेज होते हैं। एसार अधिगम दशाओं में अधिगमकर्ता को बहुत से प्रत्युत्तर देने पड़ते हैं। इन समस्त प्रत्युत्तरों को अनुमानित उत्तर कहा जा सकता है। पंजा मारना, नोचना, गोल घूमना, दबाना, खींचना, ये बिल्ली द्वारा दिए गए अनुमानित प्रत्युत्तर हैं। और सेटिस्फाइंग एंड एनॉइंग रिस्पॉन्सेस, कुछ उत्तर लक्ष्य की ओर ले जाते हैं और इनका संतोषजनक उत्तरों के रूप में पुकारा जाता है। बिल्ली के द्वारा बटन का दबाया जाना एक संतोषजनक उत्तर था। कुछ उत्तर लक्ष्य की ओर नहीं ले जाते हैं, इनको कष्टकारी उत्तर कहा जाता है, जैसे पंजा मारना, नोचना, झपटना और गोल घूमना। इस प्रकार के कष्टप्रदायी उत्तर थे। संतोषजनक उत्तरों का उत्तर अधिगम किया जाता है क्योंकि ये लक्ष्य अर्जित करने की ओर ले जाते हैं और कष्टप्रदायी उत्तर लक्ष्य अर्जित करने की ओर नहीं ले जाते हैं, इसलिए धीरे धीरे विलुप्त हो जाती हैं। और इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो सही या सफल उत्तर का निर्धारण। नाउ द फिक्सेशन ऑफ द करेक्ट और द सक्सेसफुल रिस्पॉन्स। आसार अधिगम दशाओं में सही या सफल उत्तर का निर्धारण होता है। बिल्ली के दरवाज़ा खोलना सीखने के द्वारा सभी गलत या अनुमानित प्रत्युत्तर विलुप्त हो जाते हैं और सही और सफल प्रत्युत्तर ही निर्धारित होता है। तो बुद्धि और दशाओं की जटिलता आसार अधिगम सिद्धांत की दो अन्य विशेषताएं हैं, जिसके लिए चर्चा कर लेते हैं कि बुद्धि क्या है। इंटेलिजेंस, बुद्धि का निम्न स्तर प्रयत्न और भूल के व्यवहार की ओर ले जाता है। बिल्ली ने अपने निम्न बौद्धिक स्तर के कारण प्रयत्न और भूल के माध्यम से पिंजरे का दरवाज़ा खोलना सीखा। और थॉर्नडाइक की प्रयोगात्मक दशाओं में एक मनुष्य का बालक कभी भी प्रयत्न भूल के व्यवहार को नहीं दर्शाता है। और नाउ द सेकंड पॉइंट है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सिचुएशन। बुद्धि के बाद जो अगला ये चरण है दशाओं की जटिलता। तो दशाओं की जटिलता भी प्रयत्न भूल के व्यवहार को निर्धारित करती है। अब बिल्ली के लिए प्रयोगात्मक दशा जटिल थी, इसलिए सही आसार बंध का निर्माण में बहुत से प्रयत्न और बहुत सी भूल भी सम्मिलित होती है। तो आसार अधिगम सिद्धांत के शैक्षणिक अनुमान क्या क्या हैं। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ आसार लर्निंग थ्योरी। नाउ द आसार अधिगम सिद्धांतों के जो महत्वपूर्ण शैक्षणिक अनुमान हैं उसमें पहला अनुमान होता है आसार बंध की दृढ़ता और दुर्बलता। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक का मुख्य कार्य देखना है कि छात्रों को क्या याद करना है और किसे भूल जाना चाहिए, इसलिए उसे आसार बंध को मजबूत करने का प्रयास करना चाहिए जिसको स्मृति में लिया जाना है। अब इस उद्देश्य के लिए अभ्यास, पुनरावृत्ति और पुरस्कार का प्रयोग करना चाहिए। उसे आसार बंध को दुर्बल बनाने का भी प्रयास करना चाहिए जिसको विस्मृति में लिया जाना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए दंड और अनुप्रयोग के नियम को प्रयुक्त किया जाना चाहिए। और दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होगी, जो शैक्षणिक अनुमान होगा, वो दूसरा होगा मोटिवेशन। आसार अधिगम सिद्धांत में
प्रेरक और प्रेरणाएं बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसलिए छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए और शिक्षक को उपयुक्त अभिप्रेरणात्मक तकनीकों का प्रयोग करते हुए छात्रों के समक्ष पाठ को प्रस्तुत करना चाहिए। और नेक्स्ट जो हमें करना चाहिए शैक्षणिक अनुमान, उसमें ग्रेडिंग ऑफ लर्निंग मटेरियल्स। एसआर अधिगम सिद्धांत अधिगम सामग्री के स्तरीकरण पर बल देती है और अधिगम सामग्री को सामान्य से जटिल, स्पष्ट से अस्पष्ट और ज्ञात से अज्ञात का स्तर दिया जाना चाहिए। नाउ द फोर्थ पॉइंट, स्किल लर्निंग। नाउ द एसआर अधिगम एक धीमी प्रक्रिया है। अधिकांश शाब्दिक और गामक कौशलों का अधिगम प्रयत्न और भूल की प्रक्रिया के माध्यम से ही होता है। शिक्षक को ध्यान में रखना चाहिए कि विभिन्न कौशलों जैसे कि टाइप करना, साइकिल चलाना, गाना बोलना, यहाँ तक कि बैठना, उठना, चलना और दौड़ना, ये सब अधिगम भी धीरे धीरे प्रयत्न और भूलने के अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से होता है। और नाउ द नेक्स्ट पॉइंट है रिपीटिशन एंड प्रैक्टिस। इसके अनुसार यदि अधिगम कार्य का गहनता से अभ्यास किया जाता है तो इसका उत्तम अधिगम होता है और अच्छी तरह से याद होता है। इसलिए कठिन विद्यालय विषयों के अधिगम में जैसे गणित, नवीन भाषा का शब्दकोश, किसी भाषा के व्याकरण के पक्ष, इसके लिए अधिगम के लिए अभ्यास और पुनरावृत्ति अत्यंत आवश्यक होनी चाहिए। नाउ द लर्निंग बाय डूइंग सिद्धांत प्रयोगात्मक सत्यापन पर बल डालता है। इसलिए शिक्षक को छात्रों को प्रयोगों और करके सीखने के माध्यम से अधिगम करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। नाउ द प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। एसआर सिद्धांत अधिगमकर्ता की अपने स्वयं के प्रयासों के माध्यम से समस्या का समाधान करने में सहायता करता है। इसलिए छात्रों के बीच उत्तम अधिगम के लिए शिक्षक द्वारा समस्या निदानात्मक दृष्टिकोण का प्रयोग करना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, रोल ऑफ इंटेलिजेंस। एसआर अधिगम सिद्धांत में बुद्धि बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये शिक्षक को ध्यान में रखना चाहिए कि कम बुद्धिमान बच्चे नवीन कार्यों के अधिगम में अधिक समय और प्रयास लगाते हैं। इसलिए उसे धैर्यवान और सहनशील होना चाहिए और वह कक्षा में औसत छात्रों से निम्न बुद्धि क्षमता के छात्रों के साथ संबंधित होने चाहिए। नाउ द लॉज ऑफ लर्निंग। एसआर सिद्धांत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान थार्नडाइक के अधिगम के आधारभूत नियम है, जैसे कि तैयारी का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। तैयारी अभिप्रेरणा की भूमिका पर बल देता है, अभ्यास का नियम अभ्यास की भूमिका पर जोर देता है और प्रभाव का नियम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में पुरस्कार और दंड के महत्व पर प्रकाश डालता है। नाउ वी विल क्लोज आवर लेक्चर एंड आई विल स्टार्ट द लेक्चर टुमारो बाय द हेडिंग इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग। सो गाइस, आज का लेक्चर आपको कैसा लगा? इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। मेरे चैनल का नाम है कॉम्पटेरिया। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि आज का शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का मनोविज्ञान में थॉर्नडाइक का नियम आपको कैसा लगा। इसमें मैंने बिल्ली के प्रयोग पे आपको समझाया। इस प्रकार से मेरा लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। आज के लेक्चर में आप कमेंट जरूर करें कि आज का लेक्चर आपको कैसा लगा। इसी प्रकार से चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी के मेरे लेक्चर्स अनवरत आते रहेंगे और इसकी गुणवत्ता भी मैं सुधार रहा हूँ। इस प्रकार से मेरे चैनल का लाभ लें और कोई भी कठिनाई मनुष्य के साथ से बड़ा नहीं, हारा वही जो जमकर लड़ा नहीं। कॉम्पटेरिया का उद्देश्य है सभी पढ़ें, सभी बढ़ें। जय हिंद।